एक शख्सियत से जिन्होंने भी बहुत कम उम्र में अपने सफलता को हासिल किया, बहुत सारे चैलेंजेस को झेला, बहुत सारे चैलेंजेस को पार किया, लेकिन इरादे कभी कम नहीं हुए। इरादे हमेशा बुलंद रहे, काम करते हुए गए और अपने मुकामों को हासिल करते हुए गए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बुलाते हैं उस शख्सियत को जिन्होंने बहुत ही अपने लाइफ को चेंज किया, आगे बढ़ाया, और इसमें आप सभी लोगों का मदद मुझे चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ऑन स्टेज फ्रॉम हैदराबाद मिस्टर अब्दुल सलेम। Thank you. Good morning. Yes. दोस्तों, मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ यूथ एम्पावरमेंट में अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, वो मैं कहना चाहता हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? मगर मेरी जो हिंदी है वो थोड़ी वो क्या कहते हैं, हैदराबादी और बेंगलुरी मिक्सड है। क्या जी नखो जी, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। करेंगे? अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो मैं क्या करूं? बुलाया आपने था, राइट? वो स्टेटमेंट ये है कि पिता की दौलत पे क्या घमंड करना, पिता की दौलत पे क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत हमारी हो और घमंड पिता हो। मेरा नाम अब्दुल शब्बीर है। मैं वेस्टइंडीज में ज्वाइन होने से पहले एक स्टूडेंट था। मैं कर्नाटक और तेलंगाना, बेंगलोर और हैदराबाद के बीच बल्लारी एक सिटी से बिलोंग करता हूँ, राइट? एट द एज ऑफ 14, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने एक सपना देखा था कि मुझे 25-26 साल के अंदर करोड़पति बनना है। अब पता नहीं क्या करूंगा, बट मुझे करोड़पति बनना है, ये मेरा सपना था। इंटर सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद, यानी 12th कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब ढूंढ रहा था। डिग्री करते करते, बीबीएम करते करते जॉब ढूंढ रहा था। अब जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, जॉब इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत पॉवर्टी का था, पुअर फैमिली बैकग्राउंड था। मेरे जो फादर, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरा जो खानदान है, मेरा जो फैमिली है, हम आज तक किसी के अंडर काम नहीं किए, जॉब नहीं किए। हमारा सबका किराना शॉप का बिजनेस था, जनरल स्टोर्स का। मैं एक चीज देखता था कि भाई जॉब करूं या बिजनेस करूं, करोड़पति बनने के लिए जॉब करूं या बिजनेस करूं। मेरे दिमाग में एक चीज थी कि बिजनेस अगर करने से करोड़पति बन सकते हैं तो मेरे फादर क्यों नहीं बन रहे थे, राइट? मेरे फादर क्यों नहीं बन रहे? मैं सोचता था ये जो जॉब करते हैं ना लोग, इनशर्ट विनशर्ट करके, ब्लेजर विलेजर पहन के, कैबिन में बैठ के, एसी के अंदर, लैपटॉप के आगे, ये लोग करोड़पति हो सकते हैं। अब मुझे बाद में पता चला कि इनकी चड्डी फटी होती है। तो मैं जब सेकेंड ईयर कंप्लीट करके डिग्री में गया, फर्स्ट सेम में मैं अपने लेक्चरर से पूछा कि सर जॉब करूं या बिजनेस करूं? सब कहते थे ना तो जॉब कर ना बिजनेस कर, पहले डिग्री खत्म कर। मैं जब सेकेंड ईयर गया, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर से मैं पूछा कि मैम जॉब करूं या बिजनेस करूं? तो मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने भी बोला कि ना तो जॉब कर ना बिजनेस कर, पहले डिग्री को खत्म कर। सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद मैं कई लोगों को पूछता गया, जॉब करूं या बिजनेस करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं। 5th सेम में मुझे मेरे कॉलेज के अंदर एक लेक्चरर ज्वाइन किए। उनको मैं जाके पूछा, अब मैं अगर इनको भी पूछूंगा जॉब करूं या बिजनेस करूं तो ये मुझे यही कहेंगे कि पहले डिग्री खत्म कर। मैंने इनको सवाल कुछ उल्टा डाला, मतलब सर आप हमारी कॉलेज में जॉब करने से पहले क्या करते थे? तो उन्होंने बोला मैं मुंबई के गोदरेज इन्फोटेक कंपनी के अंदर जॉब करता था। मैं बोला सर आपकी सैलरी कितनी थी? उन्होंने बोला सैलरी मेरी 6,81,000 का पैकेज था ईयरली। तो मैंने बोला आप इतना अच्छा जॉब छोड़ के यहाँ पे 10,000 सैलरी के लिए क्यों आ गए? अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे लिए जॉब बेहतर है या बिजनेस करना बेहतर है? 15 दिन कंटिन्यूअसली मैंने इनको सवाल करा। 16th या 17th डे मेरा हाथ पकड़ के मेरे लेक्चरर एक क्लासरूम में लेके जाके डोर लॉक करके उन्होंने एक चीज बोली, जिंदगी में कुछ भी कर ले शब्बीर, मगर जॉब। मैं जॉब होल्डर्स के खिलाफ नहीं हूं, जो मेरे उस्ताद ने बताया मैं आपके सामने वो रख रहा हूं बस, राइट? जॉब भी बहुत जरूरी है। अब मैंने उनसे पूछा कि सर जॉब क्यों नहीं करना है? उन्होंने मुझे बोला तुझे जॉब का फुल फॉर्म पता है? मैं बोला सर ज्वाइन अदर बिजनेस।
उन्होंने बोला नो। मैं बोला सर जस्ट ओबे बॉस, जैसा बॉस बोलता है वैसे करो। उन्होंने बोला नो। मैंने बोला फिर आप ही बोल दो जेओबी का फुल फॉर्म क्या है। उन्होंने बोला जेओबी का फुल फॉर्म होता है जूस ऑफ बॉडी, बॉडी का जूस निकालना। मैं बोला ऐसे क्यों? तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से मुझे समझाया कि ये जूस ऑफ बॉडी क्यों होता है। तो उन्होंने मुझे बताया शबीर, जब बच्चा स्टूडेंट होता है तो वो गन्ने की तरह होता है। गन्ना समझते हैं आप? गन्ना शुगर के गन्ने की तरह कड़क होता है, कड़क। वो किसी के आगे झुकेगा नहीं, राइट? हमेशा कड़क होता है, कड़क। स्टूडेंट जब स्टूडेंट होता है, जैसे ही वो स्टूडेंट अपनी डिग्री या पीजी खत्म करके इंटरव्यू देने के लिए किसी कंपनी के गेट के सामने जाके अपनी प्रोफाइल पकड़ के टेरता है, तो उस गन्ने को गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन में रखे जैसा होता। अब जूस निकालने वाला क्या करेगा? पहले सीधा रख के जूस निकालेगा, फिर पीछे से लेके फिर घुमाएगा, फिर ठोसेगा। अगर कस्टमर टेस्ट मांगा तो नींबू भी रख के जूस निकालेगा, फिर तीसरी बार फोल्ड करेगा, चौथी बार फोल्ड करेगा, पांचवी बार अगर कस्टमर और टेस्ट मांगा तो गन्ने के साथ साथ वो अदरक भी रख के जूस निकालेगा, घुमा घुमा के जूस निकालेगा। पूरा जूस निकलने के बाद वो बोला जा बेटा दूसरी कंपनी देख ले, राइट? तो ये जॉब होल्डर का हाल होता है। तो मैंने बोला सर जिंदगी में कुछ भी बनूंगा मगर गन्ना नहीं बनूंगा, राइट? मगर फिर भी मेरे दिमाग में ये था कि अगर बिजनेस करना है तो मुझे पैसों की जरूरत है, अगर पैसा होना है तो जॉब करना। तो मैंने सोचा सर जॉब करो, मुझे कौन सा तो जॉब दिलाओ, कौन सा भी जॉब दिलवाओ। तो उन्होंने बोला मुझे खुद ठीक से जॉब नहीं है, तेरे को क्या जॉब दिलाऊं? तो मैंने मेरे एक रिलेटिव के पास गया, वो एमआर थे मेडिकल रेप। उनके पास जाके मैंने बोला कि आप रिकमेंडेशन के ऊपर मुझे भी पार्ट टाइम में एमआर का जॉब दिलवाओ। तो उन्होंने बोला 15 दिन वेट कर ले। 15 दिन वेट करने के बाद, 1 महीना वेट करने के बाद, 1.5 महीना वेट करने के बाद एक दिन उनका मुझे कॉल आया, कहते तू यहाँ पे आ जा। मैं और मेरा दोस्त दोनों गए, वहां पे जाके बैठे एक होटल में। अब आगे जो प्लान बताने के लिए आया था और वो मेरे रिलेटिव भी थे, उन्होंने बोले ये आप कहाँ लेके आ गए? सर मैं जॉब पूछ रहा था आपको। पता क्या करें, मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर ली। अब जो आगे बैठे थे उनकी अप्लाई में मैं और मेरे फ्रेंड गए थे, और हम जब 19 साल के थे, 19 ईयर्स ओल्ड, जब मैं वेस्टीज में ज्वाइन किया था, मैं और मेरा फ्रेंड जो क्लोज फ्रेंड थे, हम दोनों गए थे। देखो एक चीज याद रखो आप, जो भी मतलब जिसके पास एजुकेशन रहता है ना, उसके साथ एक बाय वन गेट वन फ्री में एक और चीज आ जाती है, उसका नाम है ईगो। हमारे अंदर दोनों में कूट कूट के भरा हुआ था वो। हमें एक चीज पता थी कि जैसे ही डिग्री कंप्लीट करके कॉलेज के बाहर जाएंगे तो रतन टाटा जी हमारे लिए वेट कर रहे हैं जॉब देने के लिए, ठीक है ना? हमारे प्रोफेसर ने ये हमारे दिमाग में डाल दिया कि अगर आप डिस्टिंक्शन करोगे, जैसे ही कॉलेज के बाहर जाओगे, अंबानी जी खड़े हैं वहां पे कैंटीन के पास। अब जैसे ही डिग्री हमारी खत्म हो गई, हम बाहर आए सर्टिफिकेट लेके, टाटा जी दूर दूर तक टाटा नहीं करते दिखाई नहीं दे रहे थे, राइट? तो हमें पता चल गया कि ये सिर्फ मोटिवेट करने की बातें होती है। अब जब हम वहां पे गए, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों हम गए वहां पे प्लान बताने के लिए, वो हमें किसी होटल में बुलाए थे। वहां जब हम गए तो एक बंदा व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के वेस्टीज की टाई पहन के आया हुआ था। हमें वेस्टीज क्या पता भी नहीं था। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि यार कोई इंटरव्यू लेने के लिए आया, तमीज से बैठ, तमीज से। हम दोनों तमीज से बैठे। बाद में पता चला जो सामने बैठा था, जिसके सामने हम तमीज से बैठे थे, वो 4th स्टैंडर्ड फेल था, राइट? उसने बताया सुबीर आफ्टर बीबीएम व्हाट नेक्स्ट? मैं बोला सर एमबीए। आफ्टर एमबीए व्हाट नेक्स्ट? मैं बोला सर जॉब। आफ्टर जॉब व्हाट नेक्स्ट? पागल, जॉब के बाद क्या होता है? पैसा। अब उन्होंने पूछा कितने एक्सपेक्ट करता है? मैं बोला सर अगर 25,000 मिल गए ना तो अपने गांव का शाहरुख खान मैं। उन्होंने बोला बस। मैं बोला 50,000 मिल गए ना तो अपने गांव का अकबर बादशाह मैं। उन्होंने बोला बस। मैं बोला अगर 75,000 मिल गए ना तो अपने गांव का एलन मस्क मैं। उन्होंने बोला बस। मैं बोला तू कितना देगा पहले ये बता। उन्होंने बोला शब्बीर बेंगलुरु में एक बंदा है, बेंगलुरु के अंदर एक बंदा है, वो 13 साल तक ऑटो का ड्राइवर था। वेस्टीज में ज्वाइन होने से पहले किसी और कंपनी में 10 साल काम किया, कुछ भी सक्सेस नहीं मिला। वेस्टीज में आके सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर आज BMW चलाता है, एक ऑटो का ड्राइवर। जैसे ही ये डायलॉग उन्होंने मारा, मेरे बाजू जो मेरा दोस्त बैठा था उसने मुझे जोर से पिंच किया। अब कान में बोला कि और कुछ मखमल की टोपी डलवाना बाकी है या मैच खेलने चले, राइट? हम क्रिकेट खेलते खेलते बरमुडा में आ गए थे प्लान सुनने के लिए। तो जब हम बाहर गए, मैं मेरे दोस्त को पूछा कि क्यों, क्या हुआ? कहता यार जब एक ऑटो का ड्राइवर BMW खरीद सकता है तो हम गधे चलाने के लिए BBM MBA पढ़ रहे हैं क्या?
वो लोग हमें इतनी मखमल की टोपी डाल रहे थे और तो डलवाते जा रहा था, ये सब झूठ है, ये सब फेक है। तो दोस्तों उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मैं 15-20 दिन के बाद वेस्टीज में ज्वाइन किया, May 13, 2013। मेरे फादर को डायबिटीज था, मैंने स्पिरुलिना नोनी नीम लेके वेस्टीज को ज्वाइन किया। 14 डेज के अंदर मेरे फादर का 376 शुगर लेवल 160 पे आ गया। ये रिजल्ट देखने के बाद मैंने वेस्टीज को एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट मंथ का जो चेक था वो 381 रुपीज था। 381 रुपीज से मेरा जो चेक है वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े लेवल तक गया। उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट, ये मेरा 381 रुपीज का फर्स्ट चेक था। सेकेंड चेक 8 रुपए का आया वाली साहब की मेहरबानी से, और तीसरा चेक आया 500 रुपए का। ठीक है, एक चीज, जब ये 500, 8 रुपए, 300, 400 रुपए आते थे तो मैं सीखने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया वेस्टीज के अंदर। तो मैं जब सीखता गया तो मुझे एक चीज पता चली कि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेजेस हैं क्या? होंगे ना सर, होंगे ना। हमारे यहाँ क्या होता है, बेंगलोर साइड या हैदराबाद साइड, जैसे ही कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट होते हैं, एडमिशन स्टार्ट होते हैं, तो कॉलेज के बाहर एक बहुत बड़ा बैनर लगा होता है, बहुत बड़ा बैनर, 100% जॉब गारंटी फॉर योर चाइल्ड लिखा होता है यहाँ पे भी, 100% जॉब गारंटी फॉर योर चाइल्ड। अब जॉब को हिंदी में क्या कहते हैं? नौकरी का ही निकाल दो तो, जरा जोर से बोलो ना यारो, क्या? अब मैं वो देख के चौंक गया कि भाई इतना बड़ा दावा कर रहे कंपनी, कॉलेज वाले, फिर भी ये लोग क्यों अपने बच्चों को इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? अब क्या दावा कर रहे हैं? कॉलेज के लोग ओपनली कह रहे हैं कि आपके बच्चे को हम 3 साल के अंदर 100% नौकर बना के भेजेंगे, साहूकार बना के नहीं भेजेंगे। हम फिर भी क्या कर रहे हैं, वहां पे जाके अपने बच्चों को ज्वाइन करवा रहे हैं। ऐसे और नो, मैंने ये सीखा। हाँ, अब मुझे वेस्टीज फुल टाइम करना पड़ा। मैंने डिग्री को छोड़ दिया 5th या 6th सेम में, करेस्पॉन्डेंटली मैंने कंटिन्यू किया, वेस्टीज को स्टार्ट किया एज ए फुल टाइम। जब मैं वेस्टीज को स्टार्ट किया एज ए फुल टाइम, मैं वेस्टीज में सीखता गया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। जब मैं सीखता गया, जो अपने थे कहते थे शब्बीर तेरे लिए जान दे देंगे, सालों ने आधार कार्ड भी नहीं दिया, राइट, देंगे भी नहीं यार मेरे को। जब मेरा दिल्ली में एक इंटरव्यू चल रहा था वेस्टीज एंटरप्रेन्योर्स का, VYP का, तो दीपक सर ने मुझे पूछा कि शब्बीर 0 से यहां तक कैसे पहुंचे? मैंने बोला सर, परिचित लोगों के धोखे से, अपरिचित लोगों के साथ से मैं यहां तक पहुंचा। आपको इस बिजनेस के अंदर परिचित लोग कभी साथ नहीं देंगे। मेरे दोस्त थे, मेरे अपने ने बोला जाओ तुम अपने फ्रेंड्स को बोलो, रिलेटिव्स को बोलो, कलीग्स को बोलो, नेबर्स को बोलो। मैं मेरे क्लासमेट्स को जाके बोला, मेरे क्लास में सिर्फ 4 लोग थे जिनमें मैं भी एक, 2 लड़के थे, एक लड़का था और मैं एक लड़का था, 4। बहुत कॉस्टली कॉलेज थी, ज्यादा माँ बाप वहां पे भेजते नहीं थे बच्चों को, जो जिनकी भरी हुई थी वही जाके वहां पे एडमिशन करवा रहे थे, जिससे मेरे फादर की भरी हुई थी, ठीक है ना। अब वह 4 लोग थे, 3 लोगों को मैंने बताया, 3 में से 2 लड़कियों को मैंने जाके बताया क्या कि यार जिंदगी के 2 साल रोज के 2 घंटे वेस्टीज को दे दे प्लीज। पता है एक लड़की ने क्या बोला? शब्बीर हमारे अब्बू मारते। दूसरी लड़की को मैंने बोला यार जिंदगी के 2 साल रोज के 2 घंटे वेस्टीज को दे दे प्लीज। तो दूसरी लड़की ने बोला शब्बीर आपको मालूम नहीं, 15 दिन पहले मेरी एंगेजमेंट हो गई, हमारे मियाँ मारते। अगर मैं मेरे दोस्त को बोला जो मेरे बाजू बैठ के पूरी डिग्री खत्म किया था, उसका नाम था अयूब। क्या था? अयूब था। जब मैं अयूब को बोला अयूब जिंदगी के 2 साल रोज के 2 घंटे प्लीज। जब मैं उसको ये बोला तो अयूब ने सिंपल सी चीज बोली, शब्बीर को किसी ने साबुन तेल बेचने वाला नींबू करा दिया। आज भी वो तुंगभद्रा नदी, सब पता है आपको तुंगभद्रा नदी? तुंगभद्रा एक डैम है, डैम हमारे यहाँ हॉस्पिटल के पास, तुंगभद्रा डैम में रहता है, पानी में नहीं, वहां पे घर में रहता है, राइट। वो एक छोटा गांव है। जब भी मैं वहां से जाता हूँ, हुबली एक सिटी है कर्नाटका में, हुबली, तो जब मैं जाता हूँ हुबली तो वहीं से गुजरना पड़ता है, तो कभी कभी मिल जाता है मेरा दोस्त अयूब, ठीक है। जब मिलता है तो मैं मर्सिडीज बेंज में जाता हूँ, वो खटारी स्कूटी में आता है, चाय पीने के लिए बोलता है। जब हम होटल में जाके चाय पीते हैं तो पता अयूब क्या कहता है? शब्बीर
तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूं साले किस्मत बहुत खराब थी, तेरे नींबू ने काम किया। सुन लो दोस्तों, जब आपके पास कामयाबी नहीं होती तो लोग नींबू, ब्लैक मैजिक, ग्रीन मैजिक, नारियल, टमाटर क्या क्या कहते हैं पता नहीं। जब आपके पास कामयाबी आ जाती है तो किस्मत पे डाल देते हैं, आपकी मेहनत पे नहीं डालते। राइट? जब मैं अपने ही दोस्तों से रिजेक्शन पाया तो मैं अपने फैमिली के पास गया, मेरे फादर को बोला, मेरी मदर को बोला। मेरे फादर ने बोला अगर साबुन तेल पेस्ट बेचना है तो मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं है। जब मैं मेरे ताया के पास गया, मेरे रिलेटिव्स के पास गया, मेरे खानदान में इतने लोग हैं, मैं आपको गिना दूं मेरा कितना बड़ा खानदान है बता दूं, 3 गांव बन जाएंगे, 3 गांव। मेरे परदादा, मेरे दादा के जो फादर है, मेरे परदादा, उनको 3 बीवियां 3 बीवीज, वेरी पावरफुल मैन। 3 बीवियों को 17 बच्चे, और 17 बच्चों में सबसे पहला बेटा मेरे दादा, और उन 17 बच्चों को 45 बच्चे, जिनमें 7th लड़का मेरे फादर। उन 45 बच्चों को 98 बच्चे, जिनमें दूसरा पोता मैं। अब 98 जो पोते हैं वो अभी प्रोडक्शन शुरू किए हैं, पता नहीं कहां जाकर रुकेंगे। गाइस, इतना बड़ा खानदान, मेरी टीम में 5,75,000 लोगों का नेटवर्क है। इतने बड़े खानदान का एक भी आधार कार्ड नहीं दिया। आप क्या समझ लो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अब हम 4 लोगों को सुन के पता क्या सोचते होते हैं? 6 गुलाम है, 6 मामू का बेटा, फूफू की बेटी 2, ताया का बेटा, फूफू का बेटा 4। आई एम डायमंड 4 आ गए, आई एम डायमंड। कोई भी नहीं आएगा, याद रखो, कोई भी ना फूफू का बेटा। अरे भाई, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी, फूफू का बेटा साइड कर दो। आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको इस बिजनेस में साथ नहीं देगा, मगर एक चीज याद रखना, आपको वो बंदा साथ देगा इस बिजनेस के अंदर। जब आप ट्रेन में जर्नी करते हो, बाजू में कोई बेचारा बैठा होता है, कहीं जाता होता है 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए, जब आप उसको बैठ के बात करोगे, वेस्टिज के फ्यूचर के बारे में बताओगे, वेस्टिज के लीडर्स के सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताओगे, वेस्टिज की कामयाबी के बारे में बताओगे, जब वो आपकी बातों को लेके इंस्पायर होगा, वो बंदा आपको करोड़ बनाएगा। आपका ताया का बेटा या आपकी फूफू की बेटी कभी करोड़ नहीं बनाएगा। राइट? मुझे इतने लोग कैसे मिले? आज तक कोई भी मेरे खानदान का या मेरे क्लासमेट कोई भी नहीं था। जब मैं रिलेटिव्स के पास गया, रिलेटिव्स ने भी यही बोला। सारे लोगों की बात सुनने के बाद कोई भी ज्वाइन नहीं हो रहा था। 3 महीने के बाद मैं 8% बना, 3 मंथ्स के बाद। आज कई लोग ऐसे हैं जो 1 महीने में यूसीडी बन रहे हैं, दूसरे महीने दूसरी कंपनी। ठीक है, 1 महीने में यूसीडी, दूसरे महीने में दूसरी कंपनी, तीसरे महीने में तीसरा कॉइन, चौथा महीना कोई ऐप, 5वां महीना कहां? रेलवे स्टेशन या पुलिस स्टेशन। समझ में आ रहा है ना? सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइसेस, सक्सेस नीड्स टाइम। याद रखना। आज आप शब्बीर को सुन रहे हो, इतना हंस हंस के मजे ले लेके, मगर शब्बीर यहां तक पहुंचने के 10.5 साल लगाया। 3,500 दिन के बाद शब्बीर आज यहाँ पे। चाहे आप कितने भी स्पीकर को यहाँ पे सुन लो, कई लोगों ने 9-9 साल, 10-10 साल, 15-15 साल लगाने के बाद आज यहाँ पे खड़े हैं। आप अगर 9 घंटे 9 घंटे 10 घंटे के अंदर कुछ कमाना चाहते हो तो आप 12वें घंटे। देखो एक चीज, दुनिया में 2 किस्म की पति होते हैं, 2 किस्म के पति। एक करोड़पति, दूसरा रोडपति। अगर एक ही रात में कोई करोड़पति बनना चाहा तो वो दूसरी रात में रोडपति बन जाएगा। समझ में आ रहा ना? इसलिए कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। आज का जो यूथ है ना, जो टिकटॉक में नाच रहा है या स्पॉटिफाई में स्पॉटिंग कर रहा है, ये जो यूथ है इसको ना 1 महीने के अंदर करोड़पति बनना है। भाई 1 महीने के अंदर जो करोड़पति बना वो दूसरे महीने में गायब हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज मुझे समझाई गई कि यू नीड टाइम, आपको टाइम चाहिए। मैं मेरे अपलाइन के पास गया, आंखों में आंसू निकाला। सर 3 महीने हो गए, ना कोई रिलेटिव आ रहा है, ना कोई क्लासमेट आ रहा है, ना फैमिली वाले मान रहे हैं, कोई भी नहीं मान रहा। मैं क्या करूं? मुझे वेस्टिज करना है, वेस्टिज के अलावा कुछ नहीं करना। मुझे क्या करना है बोला? तो उन्होंने बोला गांव छोड़। मैं बोला है
आज तक गांव नहीं छोड़ा, गांव छोड़ो इसके लिए थे, गांव छोड़ 50-60 किलोमीटर कोई अगर बड़ी सिटी है तो वहां पे जाके टीम को बना। अब मैं अपना गांव छोड़ा, बल्लारी को आया, बल्लारी जहां पे अब हम रहते हैं, अब पहले हम वहां नहीं रहते थे, हम हॉस्पिटल रहते थे पहले। तो बल्लारी जब मैं आया, वहां पे एक पार्क है डॉक्टर राजकुमार पार्क। उस पार्क में मैं 10 से 11 बार आता था, 300-300, 400-400 रुपए का पेट्रोल डला के 10-10, 11-11 लोगों को वेस्टीज का प्लान बताता था। फ्लैक्स ऑयल डेमो दिखा दिखा के, जैसे वो थर्मोकोल पिघलता ना, ऐसे मैं भी पिघल गया था। ठीक है, फ्लैक्स ऑयल का डेमो दिखाता था, लोगों को प्लान बताता था, 10-10, 11-11 लोगों को 10 बार से 11 बार मैंने प्लान बताया। सर 110 से 120 लोगों को मैंने प्लान बताया। एक बंदा ज्वाइन होना तो दूर की बात थी, किसी ने 45 रुपए का अशूर सोप तक मेरे से नहीं खरीदा था। तो मैं इस पे भी खा लिया। अरे भाई, चलो जब मैं वापस आ रहा था बल्लारी से हॉस्पिटल, अपनी बाइक चलाते हुए, मेरे आंखों में आंसू थे और मैं सोच लिया था कि अब वेस्टीज 120 से 150 लोगों को मैंने प्लान बताया, कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। अब मैं अपनी जो यंग करियर है, यूथ करियर है, ये मैं बर्बाद नहीं करूंगा। मैं जॉब करूंगा या एमबीए कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, मगर मैं वेस्टीज कभी नहीं करूंगा। अगर अब कोई अपलाइन मुझे कॉल करा, आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग बोला, उसकी गुड नाइट करके रख दूंगा। राइट, नो वेस्टीज। अरे हमेशा फोन करके कहते हैं 6 लाओ 6 लाओ 6 लाओ, 150 को बोल दिया, 6 नहीं आया, अब कहां से लाऊं, खबरस्तान से लाऊं क्या? कोई नहीं मान रहा, अब मैं वेस्टीज छोड़ दूंगा। जब मैं डिसीजन लेके बाइक चला के आ रहा था तो थैंक्स टू अब्दुल कलाम साहब, उनके 2 स्टेटमेंट्स मेरे माइंड के अंदर आए। पहला स्टेटमेंट, फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। जब मैं सोचा कि शब्बीर, आज तू फेल्यूर देख रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा तो पूरे देश में नाम कमाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अगर मुझे भगवान आज इतना जला रहा है तो एक दिन आएगा मुझे भगवान चमकाएगा जरूर। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, मैं ये जो एक चीज अभी आपको मैं बता रहा हूं, ये बहुत मेरे दिल के करीब है। मैं सबसे ज्यादा अगर कभी रोया तो उस रेस्पेक्ट पे रोया जहां पे मुझे मिली। मैं आपको कहना चाहूंगा, दिसंबर 2022 मैं अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब गया उम्रा करने के लिए, मक्का मदीना। जब मैं मक्का पहुंचा, सऊदी अरब के डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसी ने बताया कि अब्दुल शब्बीर इज इन मक्का। तो सऊदी अरब का कोई पता नहीं कौन से लेवल का था वो लीडर, उन्होंने मुझे कॉल किया, आई डोंट नो योर लैंग्वेज, प्लीज स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश। तो कहता, आर यू इन मक्का? मैं बोला, यस सर, हु आर यू? तो उन्होंने बोला अपना नाम। तो आई एम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेस्टीज इन मक्का। तो मैंने बोला ओके सर, ग्रेट। तो उन्होंने मेरा होटल का नाम पूछा, मैंने अपने होटल का नाम दिया। वो कहते हैं मैं कार लेके आऊंगा, आपको बाहर लेके जाऊंगा। मुझे डर महसूस हुआ, डर, भाई कहीं लेके जाके कहीं मर्डर कर देते। मैंने अपने वो जो सैयद मोइनुल्लाह सर है ना, सऊदी अरब के जो वो जीएम है, उनको मैंने फोन किया कि सर कोई बंदा इस नाम से मुझे फोन किया, कह रहा कार में लेके जाऊंगा, मैं क्या करूं? तो मैं बोला डोंट वरी, जाओ। तो वो कार आई जिस होटल में मैं रहता हूँ। किसने लेके आया? सऊदी अरब के शेख ने लाया। वेस्टीजन को साइड पे रखा, सऊदी अरब के शेख ने आया और करोड़पति बंदा था, अपनी कार में मुझे बिठाया और लेके गया वेस्टीज की डीएलसीपी को, मक्का। सर मजा मुझे पता कब आया? पीछे सलमान बिन अब्दुल अजीज का फोटो, प्रिंस ऑफ सऊदी अरब, इधर उसके दादा का फोटो, उधर उसके बाप का फोटो, बीच में उसका फोटो। किसका? सऊदी अरब के प्रिंस का, उसके दादा का, उसके बाबा का। और इधर सऊदी अरेबियन फ्लैग, बीच में वहां से यहां तक इतना बड़ा टेबल, और एक शेख जो डीएलसीपी का ओनर है वो बैठा है आराम से। जैसे ही मैं एंट्री मारा, वो इतना बड़ा शेख उठा और जो अब्दुल शब्बीर, तेरे को कैसे मालूम है भाई? तो वो आया, मेरे गले मिला और अपनी चेयर मुझे बिठा के उसने मेरे से सेल्फी ली। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। वही चेयर में मुझे इतना रोना आया। मुझे ये इसके लिए रोना नहीं आया कि मुझे इज्जत मिल रही है, मुझे इसलिए रोना आया कि किस शहर में इज्जत मिल रही है। वो शहर बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट? तो दोस्तों आज आप चाहे कितना तपना है, कितना जलना है, जल लो, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि इंटरनेशनल लीडर्स आपको याद करेंगे, आपके साथ सेल्फी लेंगे। राइट? तो मैं कई लोगों के साथ जाके काम करना स्टार्ट किया, नए नए लोगों को प्लान बताना स्टार्ट किया। मेरे दिमाग में मेरे अपलाइन ने एक चीज डाल दी थी कि अगर बड़ा राजा बनना है तो बड़ा साम्राज्य बनाना पड़ेगा, छोटा राजा बनना है तो छोटा साम्राज्य बनाना पड़ेगा। टीम को बनाओ, टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो। और मैं टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करता था। यू बिलीव इट और नॉट, एक दिन में मैं 40 1-to-1 करता था, रात के 1 बजे 2 बजे तक। चाहे पी के डिकाशन पी के मैं 1-to-1 करता था, 40 1-to-1, 50 1-to-1 एक दिन के। और टीम मेरी बनती गई। 381 रुपीज से इनकम जंप होता गया, डेवलप होता गया। मेरा चेक 92,000 तक पहुंचा, 1,08,000, 1,58,000, 2,36,000, 3,18,000, 4,04,000। जब 4,04,000 का मेरा चेक आया तो एक और सुनामी मेरी जिंदगी में आई। खुद के ही अपलाइन ने खुद की कंपनी बनाई और मेरी 4 लाख पीवी देने वाली टीम को लेके, और आप बेहतर जानते हो कौन है, उड़ीसा वाले तो और बेहतर जानते हैं। 4 लाख पीवी देने वाली टीम किसको कहते हैं? 4 लाख पीवी, 1.5 करोड़ का बिजनेस। 4,000 पीवी बनाने के लिए आज लोग तरसते हैं, ऐसा और लोग 4 लाख पीवी की मेरी पावर लाइन लेके गया और उल्टा मेरे को फोन करके धमकियां देने लगे, तुम आ जाओ वरना तुम्हारी टीम खा लेंगे। मैंने बोला मेहनत से बनाया तो टीम टिकेगी, वरना तुम खा जाओ, फिर से टीम बनाऊंगा। मगर गाइस, एक चीज जब मैं दीपक सर को कॉल किया, आंखों में आंसू थे, रो रहा था। दीपक सर ने बोला एक चीज याद रखिए, सचिन तेंदुलकर बॉलर से कभी घबराता नहीं था। मोमेंटम अगर चला गया तो उसको सिर्फ एक चीज पता थी कि मोमेंटम फिर से आएगा, क्रीज पे खड़े रहना है, क्रीज पे खड़े रहना है, मोमेंटम फिर से आएगा। और मोमेंटम खत्म हो गया था पूरा कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना का। मैंने क्रीज पे खड़ा, पूरे कर्नाटका के अंदर मेरे अलावा कोई लीडर खड़ा नहीं हुआ था सर, मैं अकेला था। सब उधर चले गए थे, सब के सब उधर, और ऊपर से धमकियां मिलती थी मर्डर करने की, इतनी बड़ी बड़ी धमकियां। अब मैं घबराता नहीं था, क्योंकि मैं किसी अपलाइन पे या किसी कंपनी के एमडी पे या किसी पे भरोसा नहीं किया था, मैं मेरे रब पे भरोसा किया था और उससे मुझको भरोसा था। मैं काम करता गया। मेरा चेक 4,04,000 से 1,50,000 पे आ गया, 1,50,000 पे आ गया। मेरे महीने के कमिटमेंट्स 2 लाख रुपए थे, मेरी सेविंग 3 लाख रुपए थी। 6 महीने तक 50,000 पे एक्स्ट्रा मैंने सेविंग से निकाल के कमिटमेंट को पूरे करता था सर। और दिन रात रोता था। इसलिए रोता था क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई कमाने वाला, बहन की जिम्मेदारी मेरे सर पे थी, मेरे फादर कुछ करते नहीं थे, और मेरी जिम्मेदारी मेरे सर पे थी। रेंटेड घर में थे, ना कोई प्रॉपर्टी थी, ना कोई बैंक बैलेंस था, कुछ भी नहीं था, हम रोड पे थे। और उल्टा कार का ईएमआई था, फील्ड वर्क का खर्चा था, ये सारी चीजें, रोना नहीं तो क्या आएगा, ये सब रो। और मुझे कभी भी आज तक किसी के आगे जाके पैसे मांगने की मुझे आदत नहीं थी, मैं मांगता भी नहीं किसी से, और ऐसा दिन भगवान ने मेरी जिंदगी में लाया भी नहीं और लाएगा भी नहीं। अब मैं क्या करूं तो समझ नहीं आ रहा था। कुछ महीने तक मुझे बहुत मुश्किल हुई, मगर मैं क्रीज पे खड़ा था, काम करता गया। कुछ लोग छोड़ के गए थे, वो वापस आने लगे, मोमेंटम फिर से आने लगा, राइट। लोग आते गए, जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, मैं काम करता गया। वापस 1,50,000 से मेरा चेक ग्रो करते 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख होते 9 लाख रुपए तक पहुंचा। 9 लाख रुपए तक पहुंचा। 9 लाख रुपए तक जब मेरा 9 लाख रुपीज तक जब मेरा चेक पहुंचा, मेरे घर के अंदर जब 9,18,000 रुपीज का चेक आया, मेरी पूरी फैमिली जो है, हम रोते बढ़ गए थे कि दिन वो भी था, दिन ये भी था, राइट। 9 लाख के बाद अगेन 10 लाख रुपए का चेक आया, फिर 11 लाख रुपए का चेक आया। और जब मैं अगेन से बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे दिन कुछ ऐसे थे। मैं सिर्फ 400 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए बेड के बचाने के लिए, 100 रुपए बेड के बचाने के लिए मैं बस स्टैंड पे सोया करता था।
8 रुपए रात में जब मैं फील्ड वर्क करके आता था बल्लारी रेलवे स्टेशन में रात के 1 बजे, सीट के हिसाब से ऑटो वाला पूछता था घर लेके जाके छोड़ने के लिए। 6 किलोमीटर दूर था मेरा घर रेलवे स्टेशन से। 8 रुपए पूछता था सीट के हिसाब से। अगर एक ऑटो में 4 लोग बैठेंगे तो एक एक बंदा कितना देगा? 8 रुपए। जरा बोलो ना जी, 8 रुपए देगा। मैं 8 रुपए बचाने के लिए, ऑटो का किराया 8 रुपए बचाने के लिए रात के 1 बजे 6 किलोमीटर चलते हुए आता था सर। क्योंकि मैं ये सोचता था कि अगर 8 रुपए बच जाएंगे, कल उस 8 रुपए में अगर मैं 12 रुपए ऐड करूंगा तो 20 रुपए हो जाएंगे। कल सुबह फील्ड वर्क में ब्रेकफास्ट में 2 इडली मिल जाएंगे 20 रुपए में। ऐसे भी दिन मैंने देखे। कई मुसीबतें झेलने के बाद अगर 50 रुपए बस स्टैंड के अंदर एक बेड 50 रुपए में मिलती थी बल्लारी की, वो 50 रुपए अगर मैं दूंगा तो मेरे जोब से 50 रुपए खत्म हो जाएंगे। क्यों मैं 50 रुपए दूं? बिना कोई पिलो, बिना कोई ब्लैंकेट मैं इस बस स्टैंड पे सोया करता था। 8 दिन तक इस बस स्टैंड में मैं सोया। जब पुलिस आके मुझे डांटा तो मैं रेलवे स्टेशन में 15 दिन तक सोया। और मेरे दिमाग में मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता था कि शब्बीर, ये दिन कुछ दिन के हैं, ये चल जाएंगे, ये गुजर जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। क्या तेरे भी जिंदगी के अच्छे दिन आएंगे। मैं काम करता गया। अगर मैं आज MBA करके किसी कंपनी को जाता और पूरी जिंदगी काम करता तो भी मैं इतना पैसा नहीं कमाता था जितना पैसा आज मैं वेस्टीज से सिंगल मंथ में कमाता हूं। 14,18,605 रुपए, 14,18,000 रुपीज का मेरा चेक है। और पिछले 10 सालों में वेस्टीज से मैंने पूरे 5 करोड़ रुपए कमाए। 5 करोड़ रुपए। 40 लाख रुपए से ज्यादा मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिए। जिसको भी 5 करोड़ रुपए के ऊपर डाउट है, अगर मेरे 5 करोड़ रुपए के ऊपर किसी को डाउट है तो मैं आपको अपना इनकम स्टेटमेंट दिखाने के लिए रेडी। अगर उस पर भी डाउट है तो मैं आपको अपना फॉर्म 16 देने के लिए रेडी। अगर उस पर भी डाउट है तो फॉर्म 26 देने के लिए रेडी। उस पर भी डाउट है तो फॉर्म 26 EIS देने के लिए रेडी। उस पर भी डाउट है तो मेरा पैन कार्ड देने के लिए रेडी। उस पर भी डाउट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास लेके जाने के लिए रेडी। उस पर भी डाउट है तो मैं जो प्रोफेशनल टैक्स पे करता हूं ना, उसका पेपर दिखाने के लिए रेडी। उस पर भी अगर डाउट है तो मैं आपको IT रिटर्न दिखाने के लिए रेडी। उस पर भी डाउट है तो IT रिटर्न का P&L दिखाने के लिए रेडी। उस पर भी डाउट है तो अपने IT रिटर्न का डिप्रिसिएशन दिखाने के लिए रेडी। उस पर भी डाउट है तो मैं हर महीना 1,80,000 से 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को GST पे करता हूं, उसका चलन दिखाने के लिए रेडी। उस पर भी डाउट है तो GST का इनवॉइस दिखाने के लिए रेडी। उस पर भी डाउट है तो GST का 3B फॉर्म दिखाने के लिए रेडी। उस पर भी डाउट है तो मैं अपना बैंक स्टेटमेंट देने के लिए रेडी। उस पर भी डाउट है तो बैंक को ही लेके जाने के लिए रेडी। अगर उस पर भी डाउट है तो मुझे आप पे डाउट है। वेस्टीज से मैंने सिर्फ 5 करोड़ नहीं, वेस्टीज से मैंने 4 कार खरीदी। एक निसान माइक्रा 6.5 लाख रुपए की, दूसरी होंडा WRV 12.5 लाख रुपए की, तीसरी मर्सिडीज बेंज C क्लास 63 लाख रुपए की और चौथी किया सेल्टॉस 20 लाख रुपए की। राइट, 6 बार मैं फॉरेन ट्रिप जाके आया, जिसमें 3 बार थाईलैंड था, 1 बार मलेशिया था, 1 बार साउथ अफ्रीका था और 1 बार सऊदी अरब था। राइट, और मैंने 4 प्लॉट वेस्टीज से खरीदे और एक 65 लाख रुपए का घर भी खरीदा। ये मेरा घर है और ये मेरे फॉरेन ट्रिप है और ये मेरी कार है। तो दोस्तों, जाते जाते मैं एक चीज, ये मेरी मर्सिडीज बेंज का फोटो है जो दीपक सर जब बल्लारी आए थे तो मुझे की हैंड ओवर किए थे। तो मैं जाते जाते एक कहानी आपको बता के जाऊंगा। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? पक्का? एक कहानी है जो स्टूडेंट्स के लिए है या यूथ के लिए है, अपॉर्चुनिटी को लेके है। एक और कहानी है जो टीम बनाने के ऊपर है। दोनों कहानियां बताऊंगा क्योंकि मेरा टाइम और बहुत है और जब तक नहीं बताऊंगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। सुनेंगे आप? एक दिन क्या हुआ, मेरे जैसा लड़का या जितने भी यहाँ पे 25-26 साल के जो बच्चे बैठे हैं, उन जैसा एक बच्चा, आप गौर से सुनना कहानी। कॉलेज खत्म होने के बाद उस दिन वो बस स्टैंड को आया क्योंकि उसको बस स्टैंड में बस पकड़ के अपने गांव जाना था। यहाँ पे भी ऐसा होता होगा ना, भुवनेश्वर को कई विलेजेस से लोग आते होंगे पढ़ने के लिए। तो वो कॉलेज खत्म करके उस दिन का बस स्टैंड को आया। बस स्टैंड में वो वेट कर रहा था बस के लिए और वो टिकट कलेक्टर को जाके पूछा कि मेरे गांव की बस कब आएगी। उसने बोला 2 घंटे बाद आएगी।
तो अब ये जाके वहां पे बस स्टैंड में एक बेंच पे बैठा था, 2 घंटे क्यों वेस्ट करूं बोल के वहां पे बुक स्टॉल था, बुक स्टॉल में जाके उसने एक बुक खरीदने के लिए बुक स्टॉल गया। अब जैसे ही बुक खरीदने के लिए वहां पे गया तो एक 60-65 ईयर्स के चचा, जो एज हो गई थी उनकी, वो वहां पे कैशियर की प्लेस पे बैठे थे और एक खूबसूरत लड़की 20 या 22-23 साल की खूबसूरत लड़की वहां पे जो है ना कस्टमर को बुक्स दे रही थी उस बुक स्टॉल में। अब जैसे ये लड़का 25-26 साल का था, अब वो वहां पे गया और वो 50 या 100 रुपए दिया, वो बुक लिया और जब बुक लाके वो खूबसूरत लड़की दी तो ये लड़का उसको देख के हंसा और वो लड़की इसको देख के, अब इतना भी नहीं बोल सकते आप पीछे बोलो, अगर मुंह में गुटखा है तो थोड़ा थूक के बोलो ना प्लीज। ये उसको देख के हंसा और वो इसके देख के, अब ये ऐसे ही मुस्कुराकर बुक लेके गया। सेकेंड डे फिर से आया, फिर से 50 रुपए दिया, फिर से बुक लिया। थर्ड डे फिर से आया, पैसे दिया, बुक लिया, घर में रखा। फोर्थ डे सेम काम, फिफ्थ डे सेम काम, एक भी बुक नहीं पढ़ रहा था, सिर्फ बेडरूम में रख रहा था। अब वो लड़की को देखने के चक्कर में ये हर रोज बुक ले रहा था। 3 साल तक ऐसे ही हुआ, 1000 से ज्यादा बुक्स इसके बेडरूम में है, एक भी खोल के नहीं देखा। अब 3 साल के बाद एक दिन वो लड़का सेम एज यूजुअल एक किताब लेने के लिए गया और बुक स्टॉल के अंदर वो लड़की नहीं थी। जैसे लड़की नहीं थी उसने सोचा 3 साल कंटिन्यू आई, आज हॉलीडे करी होगी, राइट। दूसरे दिन फिर गया वो लड़की नहीं थी, तीसरे दिन फिर गया वो लड़की नहीं थी। अब इसके पेट में खलबली स्टार्ट हो गई, वही क्यों नहीं आई, वही क्यों नहीं आई, वही क्यों नहीं आई। तो अब ये वो चचा को पूछा, चचा आप इतने बूढ़े हो गए हो, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, वो हेल्पर थी ना लड़की, वो कहां गई। तो चचा ने बोला, बेटा वो मेरी हेल्पर नहीं थी, वो मेरी बेटी थी, 3 दिन पहले शादी करके भेज दिया। अब ये बाहुबली 1, अब बाहुबली 2 बताऊंगा कट्टाप्पा क्यों मारा उसको। अब जैसे ही ये शादी करके गई सुना, अब इसके साथ क्या होगा, आर्या 2। इसके भी दिल में खलबली मची, रोना धोना आया, ये भी कहीं गया, नदी के किनारे डूबने के लिए गया, मगर ये एक ही बेटा था घर का। अबे मैं ये सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स का क्या। रोया रोया रोया, रोने के बाद फिर उठ के अपनी बाइक लेके गया घर में जाके बेडरूम में बैठा। अब तो उसके माता पिता बुला रहे थे, आ बेटा खाना खा ले, आ बेटा खाना खा ले। कह रहा था नहीं मेरी भूख नहीं है, मुझे पेट भर के है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो अभी बेडरूम में बैठा था, आधा घंटा 1 घंटा सोचने के बाद इसने सोचा वो तो नहीं मिली, उसने जो छू के दिया था ना बुक, वो बुक्स पढ़ के माइंड डाइवर्ट करूंगा। जैसे ही उसने बुक लिया, खोला तो वो बुक में एक लव लेटर था। दूसरी बुक लिया, दूसरी बुक में भी लेटर था। तीसरी बुक लिया, सारे 1000 बुक के अंदर 1000 लेटर्स थे और उन सारे लेटर्स में एक ही बात लिखी हुई थी उस लड़की ने कि 3 साल बाद मेरी शादी होने वाली है, मैं तेरे से प्यार करती हूं, ये मेरा नंबर ले ले, कॉल कर पागल। भाई स्टोरी इतनी थी, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अपॉर्चुनिटी घर में नहीं बेडरूम में पड़ी थी, खोल के नहीं देखा, खत्म हो गया। अगर खोल के देखता तो करोड़पति बन जाता। एज इट इज करोड़पति बनने की अपॉर्चुनिटी उड़ीसा नहीं आई, भुवनेश्वर आपके घर आई है वेस्टीज बन के। अगर आप खोल के नहीं देखेंगे तो आप भी करोड़पति नहीं बनेंगे। जब मेरे अपने ही नहीं है, जब मैं 8% या 11% था, तब मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो इस कहानी को मैं दिल में रखे आज तक बोल रहा हूं और आज तक यही कहानी मुझे इंस्पायर करती है काम करने के लिए। और एक कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी जो पूरे इंडिया में फेमस हो गई, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जिसमें मैं कम और आप ज्यादा बोलेंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे तो बीच में मैं कुत्ते को भगा दूंगा। आपको बोलना है, बोलेंगे? पीछे वाले बोलेंगे? जो नहीं बोलेगा भगवान उसके मुंह को लखवा मार दे। अब बोलेंगे सब? अब बोलेंगे। यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा भाई, यहाँ पे स्पेशल बदुआ दो क्या? बोलेंगे ना सब? एक दिन आप हंस के सुन लो ये कहानी, मगर ये कहानी के अंदर जो दम है ना उसको आप समझो। ये एक दिन क्या हुआ, मैं चिकन मार्केट में गया चिकन लेने के लिए। आधा किलो में चिकन लिया
चिकन मार्केट से मैं बाहर आया, और जैसे ही मैं बाहर आया, बाहर चिकन मार्केट के बाहर कौन रहते हैं? कुत्ते। कुत्ता नहीं था, कुत्ते थे। उसमें एक कुत्ता जो था उसने मेरी बैग को देखा। अब जैसे ही वो बैग को देखा ऐसे ऐसे करने लगा। अब मैं क्या करूं, उसको दूं या भागूं? क्या करूं? अब मैं भागना स्टार्ट करा, धीरे 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 कुत्ता मेरे पीछे आने लगा। मैं आगे, कुत्ता पीछे, मैं आगे, कुत्ता पीछे, मैं आगे, कुत्ता पीछे। जैसे ही कुत्ता मेरे पीछे भागने लगा, मैं आगे चलने लगा। मैं और स्पीड भाग रहा था, और स्पीड भाग रहा था। कुत्ता भी स्पीड आ रहा था, स्पीड आ रहा था। राइट साइड एक पान शॉप था, वहां और 4 कुत्ते थे। कुत्ता कुत्ते को साथ देगा या कुत्ता मुझे साथ देगा? किसको साथ देगा? कितने कुत्ते हुए? 5 कुत्ते मेरे पीछे, मैं अकेला आगे। मैं और स्पीड भाग रहा हूं, और स्पीड भाग रहा हूं, और स्पीड भाग रहा हूं, और स्पीड भाग रहा हूं। 5 कुत्ते मेरे पीछे, 5 कुत्ते मेरे पीछे। 5 कुत्तों को 70 किलो का शब्बीर नहीं, आधा किलो चिकन चाहिए। समझ में आ रहा ना? 5 कुत्तों को क्या चाहिए? 5 कुत्तों का गोल क्या बन गया? 5 कुत्तों का गोल क्या बन गया? चिकन। 5 कुत्तों का एम क्या बन गया? जोर से, 5 कुत्तों का एम क्या बन गया? 5 कुत्तों का टारगेट क्या बन गया? 5 कुत्तों का ड्रीम क्या बन गया? अब ये 5 कुत्ते मेरे पीछे, उनका जो ड्रीम है वो मेरे हाथ में है। मैं और स्पीड भाग रहा हूं, और स्पीड भाग रहा हूं, और स्पीड भाग रहा हूं। लेफ्ट साइड एक बाईपास आया, वहां पे और 4 कुत्ते। कुत्ता कुत्ते को साथ देगा या कुत्ता मुझे साथ देगा? कितने कुत्ते हुए? 9 कुत्तों का ड्रीम क्या? 9 कुत्तों का गोल क्या? 9 कुत्तों का एम क्या? 9 कुत्तों का टारगेट क्या? अब 9 कुत्ते मेरे पीछे, मैं आगे और स्पीड भाग रहा हूं, और स्पीड भाग रहा हूं, और स्पीड भाग रहा हूं। 9 कुत्ते मेरे पीछे आ रहे, आ रहे, आ रहे। राइट साइड एक ढाबा था, कुत्ते कुत्ते को साथ देंगे या मुझे साथ देंगे? कितने कुत्ते हुए? 13 कुत्तों का गोल क्या? 13 कुत्तों का गोल क्या? 13 कुत्तों का ड्रीम क्या? 13 कुत्तों का एम क्या? 13 कुत्तों का टारगेट क्या? जब कुत्ता टीम बना रहा तो आपको क्या प्रॉब्लम? कुत्ते ने भागते भागते तेरा आधार कार्ड ले लिए। हम तो वैसे भी इंसान है, एक आधार कार्ड लाने के लिए 6-6 महीने लगते हैं। भाई मोरल ऑफ द स्टोरी क्या? जैसे ही कुत्ते ने उस चिकन को देखा, कुत्ते का ड्रीम बिल्ड हुआ। आई वॉन्ट टू अचीव दिस। अब कुत्ते ने उस पर फोकस किया, पूरे चिकन मार्केट से फोकस डाइवर्ट करके उसने उस गोल पे फोकस किया। अब कुत्ता जब उस गोल के पीछे भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था, पान शॉप के पास जो 4 दोस्त थे, उन्होंने सोचा कि इतना फोकसली भाग रहा है तो वहां पे कुछ जरूर है, हम इसके पीछे भागेंगे तो हमें भी कुछ पीसेस मिल जाएंगे। तो 5 कुत्तों का गोल बन गया वो चिकन। अब 5 कुत्तों का गोल था, उन्होंने 5 कुत्तों ने उसी गोल पे फोकस करते थे। 5 कुत्ते भाग रहे थे तो लेफ्ट साइड बाईपास के पास जो 4 और फ्रेंड्स खड़े थे, उन्होंने देखा जब 5 लोग एक गोल के पीछे भाग रहे हैं तो जरूर वहां कुछ ना कुछ है, चल हम भी ज्वाइन करते हैं। 9 लोग एक ही बार भाग रहे थे, तो जो वहां पे ढाबे के पास जो 4 लोग थे, उन्होंने सोचा कि 9 लोग भाग रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर है, चल हम भी जाते हैं, गोल को सक्सीड करते हैं। अगर आपका गोल क्लियर एंड कट है, उस गोल पे आपका फोकस अगर क्लियर एंड कट है, तो इस दुनिया में, इस धरती में किसी मां ने ऐसा बच्चा नहीं जना जो आपको कामयाब होने से रोक सके। थैंक यू सो वेरी मच।